आइए आज हम हमारी 10वीं क्लास का एक टॉपिक है हिंदी में क्रिया, उस पर हम विचार विमर्श करते हैं। किसे कहते हैं क्रिया? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य में वह शब्द या शब्द समूह है जिसके माध्यम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, क्रिया कहलाते हैं। वह किसी भी वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह है जिसके माध्यम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई सा भी ऐसा वाक्य जिसमें जिस शब्द के माध्यम से, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होने का बोध होता हो, क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार से हम इसके क्रिया शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे, यानी किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। सबसे पहले हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से क्रिया शब्द को जानने का प्रयास किए हैं। इन तीनों वाक्यों में गया, खेल रहा है और जाए, तीनों शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से इन तीनों ही वाक्यों में किसी न किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है। जैसे पहला वाक्य है मोहन गांव गया, यहाँ गया शब्द में मोहन करता है, मोहन के गांव जाने का बोध किया जा रहा है। बालक खेल रहा है, बालक के खेलने का बोध किया जा रहा है। और रमेश विद्यालय जाएगा, अर्थात रमेश विद्यालय जाएगा। जाएगा शब्द के माध्यम से रमेश के द्वारा कोई न कोई कार्य करने का बोध किया जा रहा है। इस प्रकार से हम इसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्रिया जो शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ है? प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का जो निर्माण होता है वो धातु से होता है। अर्थात किसी भी धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का मूल रूप हमारे सामने आता है। जैसे यानी कि कोई भी जो धातु है उस धातु में, किसी भी धातु में जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का मूल रूप हमारे सामने आता है। जैसे हम कुछ धातुओं का उदाहरण लेते हैं, जैसे खा, पी,
गा आ जा सो खेल भाग दौड़ लिख पढ़, ये सभी धातु कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और जब इन धातुओं में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ना प्रत्यय जोड़ने से हमारे सामने क्रिया का मूल रूप सामने आता है। जैसे खा प्लस ना बराबर खाना, पी प्लस ना बराबर पीना, गा प्लस ना बराबर गाना, आ प्लस ना बराबर आना। ऐसे ही सभी जाइए। जा प्लस ना बराबर जाना, सो प्लस ना बराबर सो। फिर इसी तरह खेल, खेल प्लस ना बराबर खेलना, भाग प्लस ना बराबर भागना, दौड़ प्लस ना बराबर दौड़ना, लिख प्लस ना बराबर लिखना, और पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। इस प्रकार से ऐसे शब्द या ऐसी धातुएं जिनमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का मूल रूप हमारे सामने आता है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। खा पी गा आ जा सो खेल भाग दौड़ लिख पढ़, ये आदि सब धातुएं हैं। और जब इन धातुओं में हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का हमारे मूल रूप सामने आता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का मूल रूप हमारे सामने आता है। आइए क्रिया के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया के दो प्रकार माने गए हैं। मुख्यतः दो भेद या दो प्रकार माने गए हैं। पहला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा है रचना और संरचना के आधार पर। क्रिया के दो प्रकार, दो भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। दूसरा है रचना और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद, जिसमें सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया को जानने और पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? दो। पहला है कर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया, अर्थात किसे कहते हैं अकर्मक क्रिया और किसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सबसे पहले तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को हम इन दो शब्दों के माध्यम से ही जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं इन दोनों शब्दों में कुछ शब्दों को छिपा रहा हूं। छिपाने के बाद में हम उनको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं को भली प्रकार से अच्छी तरह से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं इनके आगे वाले दोनों जो शब्द हैं उनको छिपा लेता हूँ। लास्ट में छिपाने के बाद में बच रहा है केवल और केवल कर्म, यानी कि अ प्लस कर्म प्लस कर बराबर अकर्मक।
शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है कि कौन सी क्रियाएं कर्मक है और कौन सी क्रियाएं सकर्मक है। दूसरा है स प्लस कर्म प्लस कर। इस प्रकार से क स और है, इन दोनों को छिपा देने के बाद में दोनों ही शब्दों में बचता है कर्म। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ कर्म कारक लेती हो या ऐसे वाक्य जिनमें कर्म का होना पाया जाता हो सकर्मक क्रियाएं कहलाती है, और ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म का सर्वदा या हमेशा अभाव पाया जाता हो ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है, जिनको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है अकर्मक क्रिया और क्या है सकर्मक। प्रिय विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली है अकर्मक क्रिया। आइए किसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, यानी ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का फल या परिणाम कर्ता पर पड़ता हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जिसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, यानी ऐसे वाक्य जिनमें सर्वदा कर्म कारक का अभाव पाया जाता हो, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म का अभाव पाया जाता हो, या ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का फल या परिणाम सीधा और सीधा केवल और केवल कर्ता पर पड़ता हो, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम खा रहा है। अच्छा, अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाओं को बहुत सारे हम ऐसे फॉर्मूलों के माध्यम से भी हम इनको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। यानी कि कोई भी जो वाक्य है, उस वाक्य में जो क्रिया है, उस क्रिया को क्या प्रसंग के साथ जोड़ करके हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ वाक्य है राम खा रहा है। इस वाक्य में खा रहा क्रियापद है, इस वाक्य में खा रहा क्रियापद है। इस प्रकार से खा रहा क्रिया का केवल और केवल सीधा सीधा प्रभाव राम शब्द जो है वाक्य का जो कर्ता है इस पर पड़ रहा है, सीधा सीधा इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए किसी भी वाक्य में जिस क्रिया का फल या परिणाम अगर कर्ता पर पड़ता हो, या ऐसे वाक्य जिनमें सर्वदा कर्म का अभाव पाया जाता हो, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसा कि आपने इस उदाहरण के माध्यम से समझा है, और भी मैं बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आपको अकर्मक क्रिया के ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे क्रिया का फल या परिणाम सीधा सीधा कर्ता पर पड़ता है, जिसके कारण वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। आइए हम पढ़ रहे थे कर्म के आधार पर क्रिया की जो दो भेद हैं, पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। यानी इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का फल या परिणाम सीधा और सीधा केवल कर्ता पर पड़ता हो, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उनके उदाहरणों के माध्यम से भी हम इसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो क्रिया है, वाक्य में निहित जो क्रिया है वो
जो क्रियाएं हैं उनका प्रभाव कैसे कर्ता पर पड़ता है। बालक खेल रहा है, इस वाक्य में कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है, यहाँ खेल रहा है क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में उड़ रहे हैं, उड़ रहे क्रिया है। चोर भाग गया, इसमें भाग गया क्रिया है। राम खा रहा है, इसमें खा रहा क्रिया है। और राधा लिख रही है, राधा लिख रही है, इस वाक्य में लिख रही है क्रिया है। इस प्रकार से तमाम ये जितने भी जो उदाहरण आपके सामने हैं, इन उदाहरणों में जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में निहित जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का केवल और केवल सीधा सीधा जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो कर्ता पर पड़ रहा है। और कर्ता पर पड़ने के कारण ये क्रियाएं कर्मक क्रियाएं कहलाती है, क्योंकि इन वाक्यों में कर्म का अभाव पाया गया है। इन वाक्यों में कर्म नहीं होने के कारण ऐसे वाक्य कर्मक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। तो हम फिर से दोबारा से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं, यानी किसी भी वाक्य में ऐसी क्रियाएं जो हमेशा अपने साथ कर्म नहीं लेती है, वाक्यों में सर्वदा हमेशा कर्म का अभाव पाया जाता है। या फिर यूं कह लीजिए कि ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का फल या परिणाम क्रिया पर न कर्म पर न पड़कर सीधा सीधा कर्ता पर पड़ता हो, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आइए हम जो कर्म के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है उसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, वो है सकर्मक क्रिया। किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया, यानी कर्म ऐसे वाक्य जिनमें स कर्म का कर्म पाया जाता हो या कर्म का होना पाया जाता हो, ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात वे वाक्य जिनमें क्रिया का फल या परिणाम फल या परिणाम कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म का होना पाया जाता हो या ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया हमेशा अपने साथ कर्म लेती हो, कर्म कारक जो हमेशा अपने साथ लेती हो, ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यानी कि हम इसको एक और उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, ये वाक्य है। इस वाक्य में राम करता है, खा रहा है क्रियापद है, क्रिया है, और आम ये कर्म है। क्योंकि कर्म कारक के साथ कर्म जो कारक है, उस कर्म कारक के साथ कर्म कारक हमेशा अपने साथ को चिन्ह लेता है। क्या लेता है? को चिन्ह लेता है। राम आम खा रहा है, अगर हम इसको को चिन्ह के साथ भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पहचानने में आ जाएगा कि इस वाक्य में आम जो शब्द है वो आम शब्द कर्म कारक है। जिसे राम आम खा रहा है, और इसके साथ को भी लगा देंगे, राम आम को खा रहा है। क्योंकि कर्म का किसी भी वाक्य में कर्म के पाए जाने के बाद भी, कर्म कारक के पाए जाने के बाद भी कभी कभी उसके जो चिन्ह है, उसका जो को चिन्ह है, उस को चिन्ह का लोप पाया जाता
इस प्रकार से राम आम खा रहा है। खा रहा है इसमें जो क्रिया है इसका सीधा सीधा फल या परिणाम कर्म पर पड़ रहा है, क्योंकि आपसे अगर कोई भी पूछता है तो पूछेंगे राम क्या खा रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब है राम क्या खा रहा है, राम आम खा रहा है। इस प्रकार से किसी भी वाक्य में निहित जो क्रिया है उस क्रिया का फल या परिणाम कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम सकर्मक क्रिया को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, गाय दूध देती है, घोड़ा घास खाता है, गाय दूध देती है, बालक दूध पी रहा है, बालक दूध पी रहा है, राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था। और नारद जी गिटार बजा रहे हैं। ये तमाम जितने भी जो उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें जो निहित जो क्रियाएं हैं उनका प्रभाव कैसे कर्ता पर न पड़कर सबसे ज्यादा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, जिसके कारण ये सभी जो उदाहरण हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। घोड़ा घास खाता है, इसमें खाता है, गाय दूध देती है, बालक दूध पी रहा है, राम ने रावण को मारा था, और नारद जी गिटार बजा रहे हैं। ये सभी क्रियाएं हैं, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। और इन वाक्यों में निहित ये सभी जो क्रियाएं हैं इनका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधा सीधा इनका फल या जो परिणाम है वो कर्म पर पड़ रहा है, और कर्म पर पड़ने के कारण ये क्रियाएं, ये जो वाक्य हैं और इन वाक्यों में निहित ये जो क्रियाएं हैं ये सभी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाएगी। जैसे घोड़ा घास खाता है, इसमें घोड़ा, गाय, बालक, राम ने, नारद जी, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी हैं कर्ता पद है, ये कर्ता है। और घास, दूध, रावण और गीता, ये जो सभी शब्द हैं ये कर्म है। अगर हम कर्म को ऐसे भी नहीं पहचाने तो एक और फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम कर्म को पहचान सकते हैं। तमाम ये जितने भी जो उदाहरण हैं, उदाहरणों में जो कर्म है इस कर्म से आगे और क्रिया से पहले, क्रिया से वाक्य में निहित जो क्रिया है उस क्रिया से पहले हम जो कर्म कारक है, कर्म कारक, उस कर्म कारक का जो चिह्न, कर्म कारक के साथ जो चिह्न प्रयोग किया जाता है वो को, उस को चिह्न को लगा करके हम इन वाक्यों को दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि इन वाक्यों में निहित जो शब्द हैं वो कर्म कारक हैं। जैसे ये क्रिया है, देती क्रिया है, पी रहा क्रिया है, मारा था क्रिया है, बजा रहे हैं क्रिया है। इस क्रिया से पहले और कर्म के बाद में हम कर्म कारक का को चिह्न लगाकर देखते हैं, जिससे हमें ये भली प्रकार से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इन क्रियाओं का सीधा सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। जैसे घोड़ा घास खाता है, मैं फिर से पढ़ूंगा, घोड़ा घास को खाता है,
गाय दूध देती है, गाय दूध को देती है। बालक दूध पी रहा है, बालक दूध को पी रहा है। राम ने रावण को, यहाँ ऑलरेडी पहले ही आ रहा है, राम ने रावण को मारा था। और नारद जी गिटार को बजा रहे हैं। इस प्रकार से इन वाक्यों में जो निहित क्रिया है उस क्रिया का सीधा सीधा फल या परिणाम कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ने के कारण ये सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। आइए हम क्रिया का कर्म के आधार पर एक और जो भेद है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम सहज और सरल तरीके से कर्म के आधार पर जो क्रिया है पहली है अकर्मक और दूसरी है सकर्मक क्रिया। इसमें ये दोनों ही जो क्रिया हैं, इन दोनों ही क्रियाओं में जो उदाहरण है, जैसे अकर्मक क्रिया का हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राम खा रहा है। और सकर्मक क्रिया का उदाहरण लेते हैं, राम आम खा रहा है। इन दोनों ही वाक्यों में खा रहा है, खा रहा है, ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। ऊपर वाले वाक्य में राम खा रहा है केवल क्रिया है और कर्ता है। इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है या कोई भी कारक प्रयुक्त नहीं हुआ है। राम आम खा रहा है, इस वाक्य में आम ये कर्म कारक है और ये कर्ता है। इसमें भी राम ये कर्ता है। आइए हम किसी भी वाक्य में जो निहित क्रिया है उस क्रिया को क्या प्रश्न के साथ जोड़कर भी हम क्रिया को पहचान सकते हैं। जैसे हम प्रश्न करेंगे, राम क्या खा रहा है, और क्या जोड़कर प्रश्न करने के बाद भी यदि उस वाक्य में से हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, संतुष्टिप्रक हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए उस वाक्य में निहित जो क्रिया है वो अकर्मक है। जैसे राम खा रहा है, हम प्रश्न करेंगे राम क्या खा रहा है, तो खा रहा है, अब हमें ये पता नहीं है वो खाना खा रहा है, आम खा रहा है, फल खा रहा है या क्या खा रहा है। इसलिए इसका कोई भी संतुष्टिप्रक उत्तर नहीं मिलने के कारण इसमें अकर्मक क्रिया है। यहाँ हम प्रश्न करेंगे राम क्या जोड़कर प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ, राम क्या खा रहा है। राम क्या खा रहा है, तो हमारे पास जवाब आएगा राम आम खा रहा है। तो यहाँ आम जो शब्द है वो हमें उत्तर मिला है। इस प्रकार से ये सकर्मक क्रिया है। आइए अब हम सकर्मक द्विकर्मक जो क्रिया है, क्रिया का एक और प्रकार सकर्मक द्विकर्मक जो क्रिया है, उस सकर्मक द्विकर्मक क्रिया को समझने और पढ़ने का प्रयास। क्रिया में क्रिया के भेदों में हम पढ़ रहे थे। क्रिया का एक और भेद है जो हमने पढ़ा है सकर्मक द्विकर्मक क्रिया। इसे कहते हैं सकर्मक द्विकर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ हमेशा दो कर्म लेती है। अर्थात ऐसे वाक्य, ऐसे
वाक्य जिनमें दो कर्मों का होना पाया जाता हो, सकर्मक विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्मों का होना पाया जाता हो, ऐसी क्रियाएं सकर्मक विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहा हूं। मैं छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहा हूं। यहां क्रिया है पढ़ा रहा हूं, और ये क्रिया अपने साथ है। इस क्रिया के साथ दो कर्म है। पहला कर्म है छात्रों को, दूसरा है व्याकरण। कैसे? क्योंकि व्याकरण के साथ में भी कर्म जो कारक है उसका चिन्ह लगाकर देखते हैं। मैं छात्रों को व्याकरण को पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार से पहला कर्म छात्रों को हुआ, दूसरा कर्म व्याकरण का। एक और हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मां बच्चे को दूध पिला रही है। इस वाक्य में देखिए, पिला रही है क्रिया है, और ये क्रिया, इस क्रिया के साथ में दो कर्म है। पहला कर्म है बच्चे को, दूसरा है दूध को। मां बच्चे को दूध को पिला रही है। इस प्रकार से पहला कर्म बच्चे को, दूसरा कर्म दूध को। आइए सकर्मक विकर्मक क्रिया के वाक्यों में कभी कभी एक कर्म तो सीधे सीधे आता है। सकर्मक विकर्मक क्रिया के वाक्यों में एक कर्म तो सीधे सीधे आता है, और कभी कभार दूसरा कर्म कारण संप्रदान या अपादान कारक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कभी कभी सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के वाक्यों में दो कर्मों का होना पाया जाता है, लेकिन कभी कभी सकर्मक द्विकर्मक क्रिया के वाक्यों में एक कर्म हो सीधे सीधे होता है, सीधे सीधे पाया जाता है, लेकिन दूसरा जो कर्म है वो दूसरा कर्म कभी कभी कारण संप्रदान या अपादान कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राधा डंडे से कपड़े धो रही है। राधा डंडे से कपड़े धो रही है। तो पहला है राधा डंडे से कपड़े यानी कपड़ों को
को साइलेंट है। कपड़ों को धो रही है, पहला कर्म है कपड़ों को, और दूसरा कर्म है बैठेसिंग, साधन अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें एक कर्म तो सीधे सीधे होता है और दूसरा कर्म करण संप्रदान या अपादान कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। और एक और उदाहरण के माध्यम से